जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम लोग जो पढ़े थे पिछले वीडियो में वो हम लोग पढ़े थे तुगलक वंश पढ़ रहे थे। तुगलक वंश में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत चीज बता दिए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना चीज बता दिए थे कि जो कि तुम लोग वीडियो में देख लिए थे कि उसका अभियान बता दिए थे कि यानी कि योजना बता रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक का योजना क्या क्या था। उसका शायद निधन नहीं बताए थे शायद ना। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे आज मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर। जहां तक पढ़ाए थे वहां से आगे। तो अभी तक आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। क्लियर? तो ध्यान से चलो चलते हैं आगे यहाँ से। इसके बाद वहां से आगे चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक बात किया जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में यानी कि शासनकाल में तुगलक वंश के ही शासनकाल में तुगलक वंश के शासनकाल में एक व्यक्ति हुआ जिस व्यक्ति का नाम था इब्ने बतूता। क्या नाम था? इब्ने बतूता। ये इब्ने बतूता कहाँ आया? भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। और जब भारत आया कब आया था? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में भारत आया। जिस समय भारत में जो शासक था वो भारत में शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। किसका शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इब्ने बतूता जो है कहाँ के? ये मेरे बाबू साउथ अफ्रीका का था। कहाँ का था? साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। ये मोरक्को का था। क्वेश्चन पूछेगा कि जो मेरे बाबू इसका नाम है जिसका नाम है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता है कहाँ के? तो इब्ने बतूता मेरे बाबू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है मोरक्को। ये मोरक्को को रहने वाला था। 1333 ईस्वी में इंडिया आया। उस समय भारत में जो राज कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक कर रहे थे। इसके बाद 1342 ईस्वी में 1300 इसको पहले तो देखो दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया गया। क्या किया गया? नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि दिल्ली के काजी के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? इब्ने बतूता को। किसको नियुक्त किया गया था? इब्ने बतूता को। तो दिल्ली के काजी पे नियुक्त किसको किया गया था? इब्ने बतूता। उसके बाद 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। कहाँ भेजा था? चाइना में। तो ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मेरे बाबू किसको अपना दूत बनाकर भेजा था? राजदूत बनाकर। तो ध्यान रखना इसका नाम मेरे बाबू क्या था? जिसका नाम था इब्ने बतूता को। किसको बनाकर भेजा था? इब्ने बतूता को। तो 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा था? चाइना में। जिसका नाम क्या है मेरे बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? इब्ने बतूता का एक अरबी भाषा में एक बुक लिखा है जिस बुक का नाम है रहीला। क्या नाम है? रिहेला। जिसे तुम लोग शुद्ध भाषा में रहेला बोलते हो। ये कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। ध्यान रखना ये किसका है? इब्ने बतूता को। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इब्ने बतूता का जो अरबी भाषा में बुक का नाम है उसका नाम है मेरे बाबू रहेला चाहे रिहिला। ये दोनों किसके? ये दोनों एगुड़े है। ये किसका है मेरे बाबू? इब्ने बतूता। किसके दरबार में आया था ये? किसके समय पे? मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था मेरे बाबू? 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा था? चाइना भेजा था। कहां भेजा था? चाइना। आगे चला जाए। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक जो विद्रोह है, ध्यान से सुनना, सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक जो विद्रोह है ये मेरे बाबू किसके समय हुआ था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक जो विद्रोह है
सबसे अधिक जो विद्रोह है किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत ज्यादा अधिक विद्रोह हुआ था, बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा हुए, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा हुए, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा हुए जो कि हिंदू का प्रमुख त्योहार, हिंदू के प्रमुख त्योहार, जिस त्योहार का नाम था होली, इस होली में ये भाग लिए, इस होली में का लिए भाग लिए थे। क्वेश्चन मेरे बाबू तुमसे पूछा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा कौन थे जिन्होंने हिंदू का त्योहार होली में भाग लिया? उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। इसमें क्या हुआ था? सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। अगर क्वेश्चन तुमसे अगर कभी पेपर में पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा कौन थे जिनके शासनकाल में बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, वो आंख बंद कर मार कर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन्होंने हिंदू के प्रमुख त्योहार होली में भाग लिए। क्लियर हो गया? आगे चला जाए। इसके बाद एक काम हुआ कि इन्होंने तुगलक वंश के जो राजा थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इनका एक शासन काल था, बताए थे कि 1953 में, 1351 ईस्वी में, ये मेरे बाबू सिंध के ठाठा में युद्ध करने के लिए जा रहे थे। अशांत एरिया, ध्यान से सुनना। मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में सिंध के ठाठा में एक जगह है जिसका नाम है सिंध में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है ठाठा, वहां पे जा रहे थे अशांत एरिया को दबाने के लिए। और ये बीच रास्ते में ही एक क्या हो गया? बीमार हो गया। बीमार हो गए बीच रास्ते में, तो उनको दिल्ली लाते लाते इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1351 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। किसका? जिसका नाम है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी निधन पे एक मेरे बाबू लेखक है जिनका नाम है बदाऊनी। बदाऊनी ने बोला था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गया और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। ध्यान रखना, ये पूछता है स्टेटमेंट। कब? 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध के ठट्ठा में जा रहे थे, तो उस समय उनका तबीयत खराब हो गया। और तबीयत खराब होने के बाद जैसे ही ये वापस आ रहे थे, तो बीच रास्ते में लाते लाते इनका तबीयत बहुत बिगड़ गया और लाते लाते 1351 ईस्वी में इनका डेथ हो गया, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या हो गया? मर गए। क्लियर हो गया? मरने के बाद क्या हुआ कि मेरे बाबू 1351 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कब? 1351 ईस्वी में इनका निधन हो गया, तो ये मेरे बाबू सिंध के ठाठा में, कहां पे? सिंध के ठाठा में मेरे बाबू ये पूरी तरीके से मर गया। मरने के बाद इनका क्या काम किया गया कि इनके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बदाऊनी। बदाऊनी ने क्या बोले कि मेरे बाबू कि राजा को प्रजा, प्रजा से राजा को मुक्ति मिल गया। कौन बोले थे? बदाऊनी। ये स्टेटमेंट तुझे क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि बताओ राजा को प्रजा से मुक्ति, प्रजा को राजा से मुक्ति कब मिला था? कौन बोला था? जिसका नाम तो मेरे बाबू लिख लेना, जिसका नाम है बदाऊनी। क्या नाम था? बदाऊनी। ये ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये था पूरे तरीके से तुगलक वंश। अब बताओ किसी को डाउट है तो? क्लियर है? किसी को डाउट है तो ध्यान रखना। क्या बोले थे कि राजा को प्रजा से कब मृत्यु हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का 1351 ईस्वी में, तो बोले थे जिनका नाम था बदाऊनी कि राजा को प्रजा से मुक्ति, अब प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया है। कौन बोले थे मेरे बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बोले थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात ध्यान रख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था जिनका नाम है बदाऊनी। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? सिंध के ठाठा में, सिंध के ठाठा में हुआ था। और बोले थे कि राजा को प्रजा से मुक्ति, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया है 1351 ईस्वी में। ये कौन? ये स्टेटमेंट तुमसे पूछता है कि राजा से प्रजा को मुक्ति है, प्रजा से राजा को मुक्ति है। कौन बोले थे? बदाऊनी। कब मारा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो हो गया? क्लियर हो गया? ये लिख लेना, एक कभी पेपर में तुमसे पूछ सकता है। तुमसे अगर नहीं पूछ सकता है तो इसको ध्यान रख लेना, पेपर में पूछेगा। एक और लिख दे, हमको पता है तुम लिखोगे नहीं, चलो लिख देते हैं। बात किया जाए, एक और लिख लेना, ये लिख लेना, बदाऊनी बोला था कि राजा को प्रजा से मुक्ति है, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया, एक मरे थे। तो एक और व्यक्ति हुए, एक वैज्ञानिक हुए, जिस वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस क्या बोले थे? कभी मारा मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक मारा तो धनवानों का राजकुमार। इन क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि धनवानों का राजकुमार, ये मेरे बाबू धनवानों का जो राजकुमार है,
ये मेरे बाबू किसको बोला गया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये किसने बोला था मेरे बाबू? ए एडवर्ड थॉमस ने बोला था। क्या बोला था? धनवानों का राजकुमार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धनवानों का राजकुमार किसने बोला था? तो धनवानों का राजकुमार एडवर्ड थॉमस बोला था। किसको बोला था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का जो मृत्यु हुआ था 1351 ईस्वी में हुआ था। सिंध के ठाठा में तबियत खराब होने के बाद इनको दिल्ली लाया गया, लेकिन दिल्ली लाने से बीच में ही इनका मृत्यु हो गया। और मरने के बाद बदाऊनी एक कथन बोले कि राजा को प्रजा से मुक्ति, या प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। उसके बाद एडवर्ड थॉमस बोले थे कि धनवानों का राजकुमार। किसको बोले थे? मोहम्मद बिन तुगलक को। उसके बाद इनके मरने के बाद इनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। इनके चचेरे भाई जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, इनका मेरे बाबू चचेरा भाई जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, वो गद्दी पर बैठा। क्योंकि इनका खुद का कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो इनका चचेरे भाई यानी कि चाचा का भाई का लड़का भाई, वो क्या मेरे बाबू बचा? ये बैठा उत्तराधिकारी। तो अगला राजा आता है जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे FST। क्लियर हो गया? तो इसको लिखो, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? बताओ, समझ में आ रहा है? चलो अगला जो राजे आते हैं, इनका मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी चचेरा भाई थे इनके, जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, इनका कोई तो उत्तराधिकारी था नहीं, तो ये मेरे बाबू ये उत्तराधिकारी आए जिनका नाम है इनका चचेरे भाई के चचेरे भाई, जिनका नाम था मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक। अगला जो आए जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक है, इनको हम शॉर्ट में FST बोलेंगे। FST। अब इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना ना कि बोलने लगना किसी जी सर FT क्या होता है। जिसे मोहम्मद बिन तुगलक को MPT लिखते थे, इसी को हम लिखेंगे FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इतना बड़ा नाम कोई नहीं लिखेगा। फिरोज शाह तुगलक का बात किया जाए तो इनका जो शासन काल है, शासन प्रशासन, ये मेरे बाबू 1351 से लेकर 1388। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बने जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ये मेरे बाबू चचेरे भाई थे उनके। इनका जो शासन काल था 1351 से लेकर 1388 ईस्वी में था। और एकमात्र दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा हुए जो कि दो बार राज अभिषेक करवाए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 2 बार राज अभिषेक कराए। जो पहला करवाए थे ये मेरे बाबू 1351 में ये सिंध में के ठाठा जहां पर उनका मृत्यु हुआ था, जिनका नाम था मेरे बाबू मोहम्मद बिन तुगलक का, वहीं पे एक करवाए पहला राज अभिषेक। तो दूसरा करवाए अगस्त 1351 में। अगस्त 1351 में दिल्ली आने के बाद ये अपना दूसरा राज अभिषेक कराए। तो क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि एकमात्र दिल्ली सल्तनत में ऐसा राजा कौन थे जिन्होंने 2 बार राज अभिषेक कराए? तो आंख बंद कर मारना, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में जो 2 बार राज अभिषेक कराए उनका नाम मेरे बाबू क्या था? फिरोज शाह तुगलक। कितने बार? 2 बार। पहला करवाए 1351 में सिंध के ठाठा में, दूसरा का करवाए अगस्त 1351 में, कब दिल्ली आए तब। आगे चला जाए। इसके बाद इन्होंने, जब इससे पहले जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रकार का टैक्स लगाया था। आपको पता होगा कि बहुत प्रकार के टैक्स लगाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जनता के नजर में क्या हो गया था मेरे बाबू? खराब हो गया था, यानी कि उनको जनता पसंद नहीं करता। तब इन्होंने आए जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने 24 अतिरिक्त जितना टैक्स लगाया था, जिसका नाम था मेरे बाबू मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने 24 टैक्स अतिरिक्त जितना लगाए थे एक क्या कर दिया? सब खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? जिनका मेरे बाबू नाम क्या है? FST। जितना मोहम्मद बिन तुगलक ने जितना टैक्स लगाया था अपने धन पर, जितना लगा कर गया था, तो वो जनता के नजर में मेरे बाबू खराब बन गया था। तब उसके बाद गद्दी पर बैठे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने जितना टैक्स लगाया था 24 टैक्स, तो इन्होंने 24 मेरे बाबू जो टैक्स था, ये 24 टैक्स अतिरिक्त सब क्या कर दिए? खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद केवल 4 से 5 टैक्स इन्होंने रख दिया। 4 टैक्स लगाए, लेकिन 5वां कभी कल पेपर में पूछता है, तो मेरे साथ बने रहे। 5वां भी हम बताएंगे कि 5वां टैक्स कौन था। तो सबको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला राजा हुए जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने 24 टैक्स खत्म कर दिया। लेकिन
कितने टैक्स लगाए? 4। लेकिन 5वां भी टैक्स रखे थे, पेपर में पूछता है, बताएंगे, ध्यान रखना। पहला जो था ये मेरे बाबू, पहला जो टैक्स, इसका नाम था जकात। क्या नाम था? जकात। दूसरा का नाम था खुम्स। क्या नाम था? खुम्स। तीसरा का नाम था जजिया। क्या नाम था? जजिया। और चौथा का नाम था खराज। ये 4 प्रकार से जो टैक्स लगाए थे उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। पहला का नाम था जकात, दूसरा का नाम था खुम्स, तीसरा का नाम जजिया, चौथा का नाम खराज। ये 4 प्रकार से टैक्स लगाए जिनका नाम मेरे बाबू फिरोज शाह तुगलक है। खुम्स, खराज, जकात और जतिया। आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि इन्होंने मेरे बाबू 4 प्रकार के जो टैक्स है एक वो लगाए जिनका नाम है जकात, खुम्स, जजिया और स्वराज, अरे खराज। आपको पता होगा बढ़िया से। अगर बात किया जाए जकात, खुम्स और अगर बात किया जाए, देखो आपको बढ़िया से पता होगा कि मेरे बाबू खराज क्या था। अगर पूछेगा कि खराज किस पे लिया जाता था, तो खराज, जकात, खुम्स, जजिया। तो जकात की अगर बात किया जाए, जकात किस पे लिया जाता था, तो मेरे बाबू जकात तो था ये मुसलमानों पर लिया जाता था। जकात तो था ये मुसलमानों पे लिया जाता था। जो जकात था ये मुसलमानों पर लिया जाने वाला टैक्स था। किस पे लेने वाला टैक्स था मेरे बाबू? मुसलमान पे। मुसलमान पे लेने वाले क्या था? टैक्स था। अगर बात किया जाए खुम्स का, तो खुम्स क्या किया जाता था कि जिस युद्ध होता था, जिसे मान के चलो किसी एक राजा और दूसरे राजा से युद्ध होता था, और युद्ध होने के बाद जिस राजा जीत गए और जीतने के बाद पूरा धन संपत्ति लूट लेते हैं, तो उन पे टैक्स लगता था जिसके नाम है खुम्स। तो यानी कि युद्ध में जीते हुए जितना धन है, धन पे क्या लगता था? टैक्स लगता था। क्या लगता था? टैक्स लगता था। और जजिया आपको पता ही है कि जजिया क्या था? ये मेरे बाबू एक क्या था? ये भी एक गैर मुसलमान पे ये धार्मिक टैक्स था। आपको पता ही है ये क्या है? धार्मिक टैक्स था। आपको बहुत बढ़िया से पता होगा। और जो खराज है, खराज क्या था? ये भी मुसलमानों को धार्मिक टैक्स था। यानी कि मुसलमान जो होता है, मुसलमानों को धार्मिक कर था। यानी कि ये मुसलमान क्या देते हैं? इसको धार्मिक टैक्स। खराज को हम क्या करते हैं? मुसलमान जो है इनको हम क्या बोलते थे? धार्मिक कर था। तो ये 4 प्रकार के जो कर है ये चालू किया था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। मेरे बाबू जकात का मतलब होता है कि मुसलमानों पर टैक्स था। खुम्स यानी कि क्या होता था? युद्ध जीते हुए, ये था गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है उसको धार्मिक टैक्स बताने के लिए। और खराज था जो मुसलमान थे इन पे धार्मिक टैक्स पर देते थे। क्लियर हो गया? आगे चला जाए, किसी को डाउट है? आगे चला जाए, चलो क्लियर हो गया। बताओ किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? तो अभी तक वीडियो बनाए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला जो 5वां टैक्स था उसका नाम था उद्रे। अगला जो टैक्स था, 5वां प्रकार का जो टैक्स था, इसका नाम था उद्रे। क्या नाम था? उद्रे। आज ये उद्रे टैक्स था, ये मेरे बाबू लेता था FST, ये मेरे बाबू मुसलमान से। किससे लेता था? मुसलमान से। मुसलमान के भूमि कर से लेता था। यानी कि भूमि जितना मुसलमान है, मुसलमान का भूमि कर था। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि 5वां टैक्स FST चालू किया था जिसका नाम था उद्रे। क्या नाम था? उद्रे। और क्वेश्चन पूछे कौन चालू किया था? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने एक क्या किया था? मुसलमानों से भूमि टैक्स लेता था, भूमि पे। तो ध्यान रखना ये 5 प्रकार के टैक्स था। एक पेपर में तुमको पता है कि पांचों चारों आता है, लेकिन जिस दिन 5वां क्वेश्चन पूछ दिया ना तो हालत पंचर हो जाएगा। लेवल थोड़ा टाइट है। क्लियर हो गया? आगे चला जाए। अब ध्यान से सुनना। इन्होंने किसानों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाया और किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराया। और किसानों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था चालू किया। सिंचाई व्यवस्था और पूरी तरीके से नहरों का जाल बिछा दिया। क्या बिछा दिया? नहरों का जाल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नहरों का जाल बिछाने वाला सबसे पहले राजा कौन थे? जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। ये पूरी तरीके से नहरों का क्या बिछा दिए? जाल बिछा दिए, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और इसी नहरों के जाल बिछाने के लिए सिंचाई व्यवस्था पर एक टैक्स लगाया।
जिसे हक ए सर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हक ए सर्व बोलते हैं, जिसका भूमि का उत्पादन 1/10 था। ये टैक्स लगाया, जिसे हम ये टैक्स लगाया सिंचाई पे, जिस सिंचाई के टैक्स लगाया जिसका नाम था हक ए सर्व। हक ए सर्व, ये हक ए सर्व मेरे बाबू सिंचाई पर टैक्स था, और इस सिंचाई का टैक्स का था उत्पादन का 1/10। उत्पादन का 1/10। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंचाई पर लगने वाले टैक्स का नाम था हक ए सर्व। हक ए सर्व ये लगाने वाला था फिरोज शाह तुगलक, और क्वेश्चन पूछा कितना था? 1/10 था। कितना था? 1/10। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। आपको आगे चला जाए तो ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन पूछा कि हक ए सर्व कहता है उत्पादन के 1/10 था, ये फिरोज शाह तुगलक लगाया था। यानी कि सिंचाई पे नहरों का जो जाल बिछाया था पूरी तरीके से फिरोज शाह तुगलक बिछाया था, और इसमें हक ए सर्व लगा दिया, यानी कि उत्पादन का 1/10 तुमको देना ही पड़ेगा, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो नहरों का जाल पूरी तरीके से यहीं बिछा दिया था। क्लियर हो गया? आगे चला जाए, साफ कर लिख लो इसको। डाउट है किसी को? बताओ, डाउट है तो बोलना। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा पहला राजा हुआ जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा हुआ जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ध्यान रखना, एक मात्र ऐसा राजा हुआ फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया। क्या लगाया? ब्राह्मणों पे जजिया कर। ध्यान रखना, क्या लगाया? ब्राह्मणों पे जजिया कर। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा राजा हुआ, एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। किस पे लगाया? ब्राह्मणों पे। ब्राह्मणों पे क्या लगाया? जाजिया कर टैक्स लगाया। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जिसका नाम था एफएसटी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा के एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है जगन्नाथ मंदिर। आपको पता होगा जगन्नाथपुरी का मंदिर। इस पुरी पे मंदिर को लूट लिया और पूरी तरीके से थोड़ा मोड़ा क्या कर दिया? तुड़वा फुड़वा दिया। और तुड़वाने के बाद ये पूरी तरीके से उड़ीसा में 1360 ईस्वी में ये पूरी की तरीके से लूट लाट लिया। और लूटने के बाद ये मेरे बाबू 1360 में, फिर 1360 के बाद ये आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 1363 ईस्वी में, 1363 ईस्वी में एक ज्वाला मंदिर है। एक क्या है? ज्वाला मंदिर। उस ज्वाला मंदिर को भी लूट लिया। 3 साल बाद फिर 1363 ईस्वी में ये मेरे बाबू आया हिमाचल प्रदेश। कहा आया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर था, जिस मंदिर का नाम है ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी टेम्पल। इस ज्वालामुखी टेम्पल से भी सब पूरा चीज लूटा, और लूटने के बाद इससे पूरी तरीके से धन लूटा। और लूटने के बाद मेरे बाबू बहुत सारा इससे तोड़फाड़ किया। तोड़फाड़ करने से यहाँ से बहुत सारा ग्रंथ ले गया, और ग्रंथ ले जाकर ग्रंथ यहाँ से मेरे बाबू बहुत ज्यादा ग्रंथ मिला। और ग्रंथ ले आने के बाद ये पूरी तरीके से अरबी भाषा में इसको ट्रांसलेट करवाया, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पे लूटा, और लूटने के बाद खूब यहाँ से धन संपत्ति लूटा, और लूटने के बाद तोड़फाड़ किया। उसके बाद फिर 3 साल बाद एक भाग गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है जिसका नाम है ज्वालामुखी का मंदिर। यहाँ पे लुटवाया, और लुटवाने के बाद यहाँ से मेरे बाबू ग्रंथ ले गया, और ग्रंथ को ले जाकर यहाँ से ग्रंथ कुछ मिला, यहाँ से ग्रंथ ले गया, और ग्रंथ को ले जाकर अरबी भाषा में क्या किया? रचना करवाया, यानी कि अनुवाद करवाया। ध्यान रख लेना, यहाँ से ग्रंथ ले गया, यहाँ से पूरी तरीके से ग्रंथ ले गया, और ग्रंथ ले जाने के बाद यहाँ से मेरे बाबू पूरी तरीके से, ये क्वेश्चन तुमसे यूपीएससी में पूछता है और कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। ये तुमसे पेपर में यूपीएससी का प्री देखो दोगे तो फिक्स है क्वेश्चन। यूपीएससी का अगर प्री दोगे और यहाँ से अगर 100% फिक्स है, अगर यूपीएससी से अगर क्वेश्चन मिडाइवल इतिहास से आएगा तो एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये क्वेश्चन पक्का आता है, किसने अरबी ग्रंथों को लूट कर ले जाकर अरबी में रचना करवाया। इनका नाम है मेरे बाबू क्या? जिसका नाम है यही
अरबी और फारसी भाषा में, अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद करवाए थे, जिसका नाम क्या था मेरे बाबू? FST। क्या नाम था? FST। अरबी और फारसी भाषा में, अरबी और फारसी भाषा में दोनों में अनुवाद करवाए थे, जिनका नाम था FT, यानी कि फुरियत शाह तुगलक। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, अगर जाओगे देने प्री तब, अगर मिडाइवल इतिहास से क्वेश्चन आएगा तब, अरबी और फारसी में, अरबी और फारसी में। उसके बाद इन्होंने अपने आप का एक रचना किया, जिस रचना का नाम था, देखो, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने अपने आप खुद एक आत्मकथा लिखा, आत्मकथा लिखा, अपने आप रचना किया, जिसका नाम है फतुआत, फतुआत ए फिरोज शाही, फिरोज शाही। तो क्वेश्चन पूछेगा, इधर लिख देते हैं, आत्मकथा खुद का रचना किए, ये अपने आप को खुद को रचना किए, जिस रचना का नाम था फतुआत ए फिरोज शाही। ये किसका ग्रंथ है मेरे बाबू? ये खुद का रचना लिखे थे, जिनका नाम था क्या मेरे बाबू? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक अपने आप को खुद का रचना किए, जिस रचना का नाम था मेरे बाबू फतुआत ए फिरोज शाही। इन्होंने 1307 ईस्वी में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को लूटा, लूटने के बाद बहुत सारा धन संपत्ति लूटा, लूटने के बाद फिर 3 साल बाद इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर पे ये आक्रमण मार दिया, और आक्रमण मारने के बाद यहाँ से खूब सारा धन लूटा, लूटने के बाद सेकंड बाद इन्होंने यहाँ से मेरे बाबू ग्रंथ लूटे, और ग्रंथ को अरबी और फारसी भाषा में ले जाकर ट्रांसलेट करवा दिए, और अपने आत्मकथा खुद लिखे फिरोज शाह तुगलक, जिसका नाम था फतुआत ए फिरोज शाही। क्लियर हो गया डाउट? तो देख लो, ये सब लूट लाट की व्यवस्था है बहुत पहले से चला आ रहा है, आज शुरू दुनिया का आज रीत नहीं है, बहुत पहले का रीत है। क्लियर हो गया? डाउट है किसी को? चलो आगे चलते हैं। डाउट है किसी को? बताओ। इन्होंने बेरोजगारों को, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक FST, बेरोजगारों को, जो बेरोजगार थे इनको रोजगार देने के लिए, बेरोजगार थे इनको रोजगार देने के लिए एक व्यवस्था बनाया। रोजगार देने के लिए जो बेरोजगार है वो मेरे खोला रोजगार ए दफ्तर। क्या खोला मेरे बाबू? रोजगार ए दफ्तर। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि रोजगार ए दफ्तर किसने खोला था? जिनका नाम था मेरे बाबू फिरोज शाह तुगलक। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने ही राजकीय अस्पताल खोला। क्या खोला गया? राजकीय अस्पताल, यानी कि मरीजों को देखने के लिए ये राजकीय अस्पताल खोला, जिसका नाम था दौर उल सफा। यानी कि इसका नाम क्या था? दौर उल सफा। दौर उल सफा, सफा ए दफा। क्लियर हो गया? ये नाम था, जिसका नाम था दौर उल सफा ए दफा। ये मेरे बाबू राजकीय अस्पताल खोला, जिसका नाम था FST, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर हो गया? आगे चला जाए, चलो। क्लियर हो गया? आगे चला जाए। तो ध्यान रखना, ये बेरोजगारों के लिए एक रोजगार व्यवस्था खोला, जिन्होंने, इनका नाम क्या था? FST। इन्होंने राजकीय अस्पताल खोला, जिसे दौर उल सफा बोलते हैं, दौर उल सफा बोलते हैं, जो हर राज्य में ये मिक्स है। आगे चला जाए, आगे चला जाए, बताओ। चलो, ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और इसी तरीके से कुछ एक शायरी याद आ गया, बोल देते हैं, जो कि बहुत फेमस है। आपको पता है कि हर किसी का, हर कोई बोलता है कि मतलब कि एक बहुत मतलब कि फेमस है। हर महफिल भी रोएगा, आपको पता है, बोल दे या नहीं बोल दे? छोड़ो, नहीं बोलेंगे, चलो बोलिए देता। हर महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, हर महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, और हर महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती, देखो, डूबेगी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। यानी कि हर महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरी साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा ये मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। ये बहुत फेमस शायरी है, आपको तुम पता होगा, तो ध्यान रखना। ये सब नहीं है समझ में? देखो,
महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। और इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, डूबेगी कश्ती तो मेरे साहिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरे साहिल भी रोएगा। और इतना प्यार बांटूंगा ए मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो बहुत फेमस डायलॉग है, आपको बता देते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलो। मेरे महफिल महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती तो मेरी साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा कातिल तो क्या मेरा आशिक भी रोएगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, ये अपने दिमाग से रख लेना। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना। तो राजकीय जो अस्पताल का निर्माण है ये मेरे बाबू कौन किया? जिसका नाम था FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अगर बात किया जाए आगे, अगर बात किया जाए फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो फिरोज शाह के तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास रहते थे। दास रहते थे 1,80,000। 1,80,000 से अधिक अधिक इनके क्या रहते थे? दास रहते थे, जिनका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। यानी कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनमें सबसे अधिक दास रहा करते थे। फिरोज शाह तुगलक में 1,80,000 1,80,000 दास रहा करते थे। आया समझ में? अगर बात किया जाए कि इसी दास को देखने के लिए मेरे बाबू कितने प्रकार का ये करवाया था? दीवाने बंदगान, दीवाने ए बंदनगाह। अगर क्वेश्चन पूछा कि इसी दास को देखने के लिए कितने प्रकार के संस्था का निर्माण करवाए थे, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये भी ध्यान रखना। इसी संस्था को देखने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक, अगर दिल्ली में सबसे अधिक, दिल्ली सल्तनत में अगर किसी का भी अगर दास रहा करता था वो थे जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 1,80,000। अगर बात किया जाए मेरे बाबू तो इनके दरबार में इस दास को देखने के लिए दीवाने ए बंदनगाह, दीवाने ए बंदगान, उसके बाद सेकेंड है दीवाने ए खैरात। ये मेरे बाबू सब दास को देखने के लिए रहता था। दीवाने ए इफ्तिहाकात, तो इतना ध्यान रखना है, इतना 3-4 को था। दीवाने ए इत्तिहाकात। तो ध्यान रखना, इतना जो दीवान बने थे वो किसके दरबार में रहते थे? फिरोज शाह तुगलक में, यानी कि दासों को सेवा करने के लिए। और मेरे बाबू क्या करते थे? देखो, ये मेरे बाबू थे जिसका नाम है दास का सेवा करते थे। ये दास का, ये दान, जो दान देता था ना, सबसे अधिक दान देने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और दान देने के लिए बनाया गया खैरत। और जो पेंशन होता है, पेंशन नहीं मिलता है लोगों को, पेंशन देना, ये पेंशन विभाग देखता था, जिसका नाम था दीवाने एक इत्तिहाकात। ध्यान रख लेना है। तो ध्यान रखना कि दीवाने बंदरगाह दास देखता था, दीवाने खैरत दान देखता था, और दीवाने इत्तिहाकात पेंशन देखता था, कि जिसको पेंशन मिलता था वो फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में रहता था। फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में सबसे अधिक देखभाल करता था, जिसका नाम था दास। आगे चला जाए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भारी मात्रा में, फिरोज शाह तुगलक ने भारी मात्रा में मेरे बाबू नगर का स्थापना किया। भारी मात्रा में बहुत सारा नगर का स्थापना किया, जैसे फिरोजाबाद हो गया, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया। ये सब जो भारी मात्रा में निर्माण करवाया था यहीं के, फतेहाबाद हो गया, ये सब कौन करवाए थे? यहीं। तो नगर का निर्माण, नगर का जो स्थापना है ये कौन करवाया था? जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसका नाम था जौनपुर, उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, ये सब का निर्माण कौन कराया था? इसका नाम करवाया था, जिसका नाम मेरे बाबू का था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा निर्माण कराया था, जिसका नाम था ये। उसके बाद फिरोजबाद, आगे समझ में। इसके बाद फिरोजपुर, आगे समझ में। बहुत सारा नाम क्या था? फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, आगे समझ में, हिसार, जौनपुर, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया शहर का निर्माण, कम से कम 300 से अधिक शहर का निर्माण करवाया था। कम से कम 300 से अधिक शहर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। जिसमें मेन तुमको बता दिए। तो क्वेश्चन पूछा कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने शहर का स्थापना किया था? 300 से अधिक। 300 से अधिक शहर का स्थापना किया था, जिनका नाम मेरे बाबू क्या था? फिरोज शाह तुगलक। आगे चला जाए। फिरोज शाह तुगलक 300 से अधिक शहर का स्थापना किया था। और इसी में दिल्ली में इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने एक निर्माण किया, जिसका नाम था फिरोज शाह दुर्ग का। फिरोज शाह दुर्ग का इन्होंने ही दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में एक चीज का निर्माण किया, जिसका नाम है फिरोज शाह दुर्ग। फिरोज शाह दुर्ग का जो निर्माण किया था वो कौन किया था मेरे बाबू? इनका नाम यही था, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसको वर्तमान में मोदी सरकार ने इसका नाम बदल कर दिया है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम एक क्रिकेट का स्टेडियम बना दिया गया है। किसका स्टेडियम बना दिया गया? क्रिकेट का।
तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फिरोज शाह तुगलक, यानी कि मेरे बाबू दिल्ली में फिरोजा शाह दुर्ग का, इसे इसके बाद हो गया फिरोज, इसके बाद बना जिसका नाम हो गया फिरोज शाह कोटला, इसी नाम पर बना गया फिरोज शाह कोटला मैदान। और इसके बाद मोदी सरकार आई, नाम चेंज कर दिया, अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट का बन गया दिल्ली में। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दो अशोक का अभिलेख था, अशोक का अभिलेख। और जो अशोक का अभिलेख था, एक था जी पहला मेरठ में, मेरठ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। दूसरा था जिसका नाम है मेरे बाबू हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है टोपरा, क्या नाम है, टोपरा का अभिलेख, टोपरा का अभिलेख, दोनों लेकर दिल्ली में बसा दिया। तो ध्यान रखना, अशोक के जो दो अभिलेख था, एक था हरियाणा के टोपरा में और एक था जिसका नाम है मेरठ में, ये दोनों ले जाकर कहाँ रख दिया, ये दिल्ली में रख दिया, जिसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दो जो अभिलेख है अशोक के, ये लेकर आया और कहाँ रख दिया, दिल्ली में। एक पहला था मेरठ और दूसरा कहाँ था, हरियाणा में, टोपरा का जो अभिलेख है ले आकर कहाँ रख दिया, हरियाणा अपना दिल्ली में। आगे चला जाए, इन्होंने सैन्य वंशों का, यानी कि सैन्य जो वंश है, सैन्य वंश यानी कि जो सेना में रहते थे, इनको वंशानुगत कर दिया, यानी कि सैन्य वंश, यानी कि सैन्य वंश जो होता है, यानी कि सेना में जो भर्ती होते थे, इनको वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत का मतलब ये होता है कि लड़के का लड़का, लड़के का लड़का, लड़के का लड़का, अब क्या होगा मेरे बाबू, सैनिक में। तो सैनिक में जो भर्ती का वंशानुगत, यानी कि पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र कर दिया, जिसका नाम क्या है, फिरोज शाह। फिरोज शाह के ही दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था बरनी। अब बरनी रहा करता था, आपको पता है कि बरनी सबसे इनका संरक्षण विद्वान था, जिसके दरबार में रहता था बरनी। ना बरनी का पीछे वाला बता दिए कि जो बरनी है, एक बुक लिखा था, आपको पता है, बता दिए थे। आगे समझ में नहीं बताए थे आपको, याद है, नहीं याद है, बरनी का बताओ, बरनी का एक बुक बताए थे, तारीख है फिरोज शाही। तो ध्यान रखना, इसी के संरक्षण में एफएसटी के दरबार में मेरे बाबू एक संरक्षण में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था बरनी। क्या नाम था, बरनी। ये विद्वान था, ये क्या था, विद्वान था। और बरनी ने अपना एक बुक लिखा है जिसका नाम है फिरोज तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। जिस बरनी ने अपना एक संरक्षण में एक बुक लिखा है, जिस बुक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने एक और लिखा, फतुबा ए जहां गारी। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लिखना है तो लिख लेना, दो लिखा था, एक नाम था फतुबा ए जहां गिरी। ये कौन लिखा था, जिसका नाम क्या था, वर्णिन। क्या लिखा था, वर्णिन। और इनके शासन प्रशासन करने के बाद, इनके शासन प्रशासन करते करते इनका मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जहांदारी होगा, जहांगीरी लिख दिया, सॉरी, जहांदारी होगा, सुधार लेना, जहांदारी होगा। जहांगीरी थोड़े, जहांगीरी तो जहांगीर के दरबार में, मुगल दरबार में आ जाता। तो फतुबा ए जहांदारी, ये कौन लिखा था, बरनी। और इनके शासन प्रशासन करते करते इनका बढ़िया से मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु। मृत्यु हुआ इनका 1388 में। 1388 में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और 1388 में मृत्यु होने के बाद अलग अलग इनके उत्तराधिकारी बने। कोई काम के उत्तराधिकारी नहीं थे तुगलक वंश में। जिसे अगला बने तुगलक शाह बने। तुगलक शाह के बाद अलबुकर्क बने, उसके बाद मोहम्मद शाह बने, उसके बाद हुमायूं खां बने। तो अलग अलग बने, तो उसको पढ़ने से कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद एक तुगलक वंश का एक अंतिम शासक आता है जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये 1394 से 1412 में तक रहता है। इसी के शासनकाल में तैमूर ये मेरे बाबू इंडिया पे आक्रमण मारा था 1398 में। कब, इसी के शासनकाल था, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के। 1398 से लेकर 1412 तक रहा था। तो इसी के शासनकाल में तैमूर लंग इंडिया पे आक्रमण मारा था। कब इंडिया पे आक्रमण मारा था, तो तैमूर लंग अपना दिल्ली छोड़कर ये भाग गए थे। कहां पे, दिल्ली छोड़कर गुजरात में भाग गए थे। और तैमूर लंग आया, पूरा बढ़िया से दिल्ली को लूटा और लेकर चला गया। क्लियर हो गया। तो तुगलके वंश में 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे थे। तो उसी के समय में तैमूर लंग अटैक मारा था। और अटैक मारने के बाद पूरी तरीके से दिल्ली को आराम से लूटा और लूट कर लेकर चल गया। कब दिल्ली पे अटैक मारा तैमूर लंग, तो मेरे बाबू ये जो व्यक्ति है गुजरात भाग गए। और गुजरात भागने के बाद लूटा लेकर चला गया। क्लियर हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में क्या हो गया, निधन हो गया इनका। आगे चला जाए। क्लियर। इसके बाद जो अगला इनके राजा है उत्तराधिकारी बने, तुगलक शाह बने।
तुगलक शाह 1 साल रहे 1388 से 89। उसके बाद अगला है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बदले हुमायूं शाह। ये सब पढ़ाने वाला है? बोलो तो लिखवा देते हैं सही। एक क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन चलो लिखवा देते हैं। बोलो ये सर पूछिए लिया उत्तराधिकारी तो क्या कीजिएगा आप? इनका बाद उत्तराधिकारी आए। इनके बाद जो उत्तराधिकारी आए जिनका नाम मेरे बाबू क्या था? तुगलक शाह। क्या है? तुगलक शाह। तुगलक शाह है, अल्बुकर्क है, उसके बाद हुमायूं खां है। तो ध्यान रखना इसके बाद जो उत्तराधिकारी आए पहला है जिसका नाम है तुगलक खां, तुगलक शाह। इनका जो शासन प्रशासन था ये 1388 से लेकर 1389, 1388 से लेकर 1389। इनका कोई ज्यादा टाइम पीरियड नहीं था जिसका नाम था तुगलक शाह। उसके बाद जो अगला है अल्बुकर्क है। क्या है? अल्बुकर्क। जो अगला राजा है इनके बाद जिसका नाम था अल्बुकर्क। जो अल्बुकर्क है ये भी मेरे बाबू 1389 से 1390। उसके बाद आए जिनका नाम था हुमायूं खां। इसके बाद क्या है? हुमायूं खां। हुमायूं खां भी बहुत कम दिन रहे। हुमायूं खां, ये हुमायूं खां भी बहुत कम पीरियड में रहे, ये भी चल बसे। उसके बाद अगला है जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह और हुमायूं शाह। उसके बाद आए मोहम्मद शाह, उसके बाद हुमायूं शाह। उसके बाद आए तीसरे नंबर पर थे मोहम्मद शाह। तीसरे नंबर पर मोहम्मद शाह थे। तीसरे पे थे मोहम्मद शाह, सॉरी तीसरे पर कौन थे? मोहम्मद शाह। और उसके बाद चौथे नंबर पर थे जिनका नाम था हुमायूं खां। हुमायूं खां, हुमायूं खां। ये मेरे बाबू ये 4 प्रकार। इसके बाद आए नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद जो अगला राजा है पांचवा जिनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये मेरे बाबू 1398 से लेकर 94 से लेकर 1412 अंतिम राजा है इनमें जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद जो अगला राजा है जिनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये जो गद्दी पे बैठे 1394 से लेकर 1412 तक, 1412 तक ये गद्दी पर बैठे जिसका ये यानी कि तुगलक वंश का अंतिम राजा थे। तुगलक वंश का अगर बात किया जाए, तुगलक वंश का अंतिम राजा उनका मेरे बाबू नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। टाइम पीरियड था 1394 से लेकर 1412 ईस्वी। 1394 से लेकर 1300। अगर बात किया जाए इन्हीं के शासनकाल में, कब दिल्ली पे गद्दी पे बैठे थे, तो इन्हीं के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ये दिल्ली पे आक्रमण मार दिया। कहां मार दिया? दिल्ली पे आक्रमण मार दिया। कब दिल्ली पे आक्रमण मारा था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गए गुजरात। दिल्ली छोड़कर कहां भाग गए? गुजरात भाग गए। और गुजरात भागे तो ये पूरी तरीके से दिल्ली को ये पूरी तरीके से लूट लिया जिसका नाम था तैमूर लंग। पूरी तरीके से दिल्ली को लूट लिया। और दिल्ली को लूटने के बाद कब चला गया तो इनका एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था मल्लू इकबाल। ध्यान से सुनना मेरे बाबू। क्या हुआ बात कि कब तैमूर लंग कब आक्रमण मारा था तो उस समय गद्दी पर बैठे थे जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे थे और दिल्ली पर आक्रमण मारा था 1398 ईस्वी में तैमूर लंग। तो ये मेरे बाबू दिल्ली से छोड़कर गुजरात भाग गए। कब लूट लाट कर तैमूर लंग चल गया तो मेरे बाबू ये फिर आए दिल्ली में और वहां का वजीर रहता था जिस वजीर का मेरे बाबू नाम था मल्लू इकबाल। और मल्लू इकबाल के मदद से फिर से ये दिल्ली के गद्दी पे बैठ गए। इनके ही मदद से फिर से दिल्ली के गद्दी पे बैठ गए जिनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। और इनके बाद कोई बढ़िया राजा नहीं हुआ। उसके बाद इनको मर गया। मरने के बाद एक नया वंश चालू हो जाता है जिस वंश का नाम था सैयद वंश। जिस वंश का नाम क्या था? सैयद वंश। और सैयद वंश हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे कि सैयद वंश क्या था, सैयद वंश का स्थापना कौन किया था, सैयद वंश क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो सही लगा होगा, आपको पता होगा, ठीक है, तो आप कुछ ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो जय हिंद और जय भारत।